देखो, आज हम बात करने वाले हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। कल हमने सॉइल के बारे में बेसिक बात करी थी। हमने देखा था सॉइल के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया। सॉइल क्या होती है, सरफेस सॉइल, सब सॉइल का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो सॉइल में मौजूद वाटर है वो कितने तरीके का होता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर कौन सा है। इसके अलावा हमने सॉइल प्रोफाइल वगैरह के बारे में कल बात करी थी और बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बार रिव्यू जो है पीछे का देना चाहूँगा, जो हम कल बात कर चुके हैं। जैसे कि कल हमने रेगोलिथ वगैरह इस सब की बात कर ली थी। प्रोफाइलिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। प्रोफाइल के अलावा हमने बात करी थी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी बात करी थी। सॉइल एरिएशन की हमने बात कर ली थी। सॉइल एयर का क्या मतलब होता है, सॉइल वाटर का क्या मतलब होता है, सॉइल वाटर का कितने तरीके का होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल फर्टिलिटी में क्या रोल है ना। इसके अलावा हमने ये ऑर्गेनिक मैटर के बारे में हो गया। और हमने देखा था कि मेजर कंपोनेंट आपके मेनली क्या क्या हैं। सॉइल वॉल्यूम की अगर हम बात करें उसका डिवीज़न हमने थोड़ा देखा और बेसिक चीज़ें हम लगभग सारी कर चुके थे। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। देखो, अर्थ अपने आप में एक स्फीयर है, हर कोई जानता है। ये परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक कह सकते हैं कि भाई स्फेरिकल है। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिवीज़न देखने वाले हैं कि जो मैटर के फेजेस होते हैं मेनली तीन। एक कौन कौन से फेजेस होते हैं, एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड और एक होता है गैस। तीन ही तो फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैटर के फेजेस के बिहाफ पर, यानी कि मैटर की स्टेट के बिहाफ पर जो अर्थ स्फीयर है उसे किस तरीके से आपका डिवाइड करा गया है या कैटेगराइज करा गया है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तीन कैटेगरी मेनली बनाई गई हैं। पहले, अर्थ पे मौजूद वो भाग जो पूरा का पूरा सॉलिड है। जितना भी अर्थ पे मौजूद सॉलिड पोर्शन है वो पूरा का पूरा लिथोस्फीयर है, ठीक है। जितना भी आपका अर्थ का सॉलिड पोर्शन है जो आपका रॉक्स और मिनरल्स का मिलके बना हुआ है वो पूरा का पूरा क्या है, लिथोस्फीयर। क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें, आपका जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, हिल्स हैं, हिली रीजन है, प्लेटो है, प्लेनर एरिया है, समुद्र के बेस की जो ज़मीन है वो, प्लेन्स, पहाड़ी रीजन, माउंटेन। और ये सब आपका टोटल 93% के आसपास, 93.06% पूरे अर्थ का जो मास है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। और एरिया के टर्म्स में अगर मैं देखूँ, स्पेस के टर्म्स में कि कितनी सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है पूरा का पूरा लिथोस्फीयर, तो लगभग 30%। और बचा हुआ 70% क्या है, वो आपका पानी है। तो ये तो हमारी लिथोस्फीयर की बात हुई। लिथोस्फीयर के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, पूरी अर्थ पर जितना भी पानी आपको देखने को मिल रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, हाइड्रोस्फीयर। उसमें चाहे आपके समुद्र हो गए, चाहे आपकी नदियाँ हो गई, चाहे आपकी मेजर लेक हो गई, और जो अंडरग्राउंड वाटर है यानी कि जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है वो भी आपका हाइड्रोस्फीयर में ही आता है। यानी कि जितना भी लिक्विड जोन है पूरी अर्थ का वो क्या है, वो है हाइड्रोस्फीयर। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो कितनी गहराई होती है, गहराई लगभग आपकी होती है 10 किलोमीटर के आसपास की एवरेज। हाइड्रोस्फीयर में अगर हम देखें एवरेज 10 किलोमीटर के आसपास की गहराई रहती है और पूरी अर्थ सरफेस का 70% ये ऑक्यूपाई करे हुए हैं। लिक्विड और सॉलिड के बाद में एक आता है गैसियस जोन, और उस गैसियस जोन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया, क्या है एटमॉस्फेयर, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि एक एनवलप है एयर का जो कि आपका एक्सटेंड कर रहा है लगभग 322 किलोमीटर के आसपास। देखो, एटमॉस्फेयर तो 600 से 10,000 किलोमीटर तक भी है, लेकिन एल्टीट्यूड के साथ जो एटमॉस्फेयर का घनत्व है यानी कि जो डेंसिटी है वो लगातार आपकी कम होती जाती है। मेजर जो आपकी गैसेज हैं, फिनोमेना वगैरह हैं, वो आपके
लोअर जो रीजन है एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ज़्यादातर चीज़ें यहीं पे आपको देखने को मिलती हैं। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, गैसेस की जो डेंसिटी है मेनली जो घनत्व है वो आपका कम होता जाएगा और काफ़ी हल्का होता जाएगा एटमॉस्फेयर। अब हम इसमें डिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में भी आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले सी लेवल से लेकर के 18 किलोमीटर तक की हाइट तक हमें क्या मिलता है, ट्रोपोस्फेयर। जितनी भी आप क्लाउड फॉर्मेशन देखते हो, किसी भी तरीके का प्रेसिपिटेशन देख रहे हो, वो सब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो पूरी की पूरी है वो होती है ट्रोपोस्फेयर में। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अलावा पूरी के पूरे एटमॉस्फेयर का लगभग 75 से 80% जो मास है वो भी आपका ट्रोपोस्फेयर में ही आता है। एल्टीट्यूड के साथ यहाँ पे टेम्परेचर करता है डिक्रीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओगे टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, यानी कि पर किलोमीटर डिक्रीमेंट 6.5 डिग्री सेल्सियस का है। और डिक्रीज होते 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 ट्रोपोस्फेयर की जो बाउंड्री है, जिसको हम ट्रोपोपोस बोलते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है -56 डिग्री सेल्सियस। ये है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो आपका 18 से लेकर के 55 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। इसमें आपकी आती है 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में गुड ओजोन। गुड ओजोन क्यों? पहली बात तो ओजोन है ही क्या। देखो ओजोन आपकी दो पोर्शन में फॉर्म होती है, एक तो ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से आपकी ओजोन ट्रोपोस्फेयर में भी बनती है, लेकिन वो वहाँ पे एक पॉल्यूटेंट के तौर पे काम करती है। ओजोन अपने आप में बहुत ही टॉक्सिक गैस है और बहुत ही पॉइजनस है, इसलिए अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में बन रही है तो ही गुड ओजोन है, क्योंकि हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचा रही है। लेकिन अगर ये ट्रोपोस्फेयर में बन रही है तो फिर ये आपका एक पॉल्यूटेंट के तौर पे काम कर रही है। स्ट्रेटोस्फेयर में बन रही है तो हमें यूवी रेडिएशन से बचा रही है। यूवी रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये भी 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच का रेडिएशन होता है, जिसमें आपके UVA, UVB, UVC रेडिएशन आते हैं, और उसमें भी UVC रेडिएशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये याद रखना, जितनी भी कमर्शियल फ़्लाइट हैं वो सब आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ऑपरेट होती हैं। गुड ओजोन है यहाँ पे 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें बचा रहा है, और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है, जो गिर करके मिनिमम -56 डिग्री सेल्सियस हो गया था ट्रोपोपोस पर। अब वो बढ़ते बढ़ते स्ट्रेटोपोस पर, जो स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्री है, वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बात करते हैं। जो आपका ट्रोपोस्फेयर है और जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को मिला करके हम लोग बोलते हैं होमोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं होमोस्फेयर। और जो इसके बाहर के जोन्स है, जिसकी मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? हेट्रोस्फेयर बोलते हैं। हेट्रोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, जहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला, ऑरोरा बोरेलिस की फॉर्मेशन। नॉर्दर्न लाइट आपने देखी होगी ना पोलर रीजन में, तो वो ऑरोरा बोरेलिस क्या है? वो आयनोस्फेयर में ही तो देखने को मिलती हैं, लाइट्स जो रहती हैं, नॉर्दर्न लाइट्स। और रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो आपके वापस अर्थ की तरफ डायरेक्ट कर दिए जाते हैं, और एक लाइटनिंग देखने को मिलती है। तो मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को मिला करके हमारा हेट्रोस्फेयर जो है, यानी कि जो आयनोस्फेयर है, वो हमारा बन रहा है। 3 चीज़ें हो रही हैं, एक ऑरोरा बोरेलिस, एक रेडियो सिग्नल्स वापस अर्थ पर डायरेक्ट हो रहे हैं, और एक लाइटनिंग। इसके बाद में आगे चलें तो 55 से लेकर के 85 किलोमीटर की हाइट तक हमें मीजोस्फेयर मिलता है। मीजोस्फेयर क्या करता है? आउटर स्पेस से जितनी भी डेब्री आ रही है, जितना भी आपका एस्ट्रॉयड वगैरह कोई आ रहा है, सब यहीं पे जल के ख़त्म हो जाता है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है स्पेस डेब्री से, और यहाँ पे टेम्परेचर घटना शुरू होगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, जो पहले आपका कितना हो गया था बढ़ करके, स्ट्रेटोस्फेयर में 0 डिग्री हो गया था मैक्स टू मैक्स, अब वो 0 डिग्री फिर कम होना शुरू होगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा एल्टीट्यूड के साथ में, जो कि -90 से -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। उसके बाद में 85 से लेकर के 600 किलोमीटर तक हमारा आता है थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर अब फिर बढ़ना शुरू होगा, और मैक्स टू मैक्स कितना हो जाएगा? 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसका ऑर्बिट आपका यही है, थर्मोस्फेयर। ये
थर्मोस्फीयर के बाद में आप और आगे आओगे तो 600 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक या और उससे आगे एक्सोस्फीयर आ जाता है, जो कि है आउटर स्पेस। इसमें आपकी अर्थ की जो जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो मेनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी ऑपरेट होती हुई। और यहाँ पे मेनली हाइड्रोजन और हीलियम ही हल्की फुल्की देखने को मिलती है। तो ये हमने देख लिया। सबसे पहले सी लेवल से लेकर के 18 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फीयर था, 18 किलोमीटर से लेकर के 55 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर था, 55 से लेकर के 85 किलोमीटर तक हमारा जो है मीजोस्फीयर था, फिर 85 से लेकर के 600 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर था, और 600 से लेकर के 10,000 किलोमीटर या और उससे ऊपर एक्सोस्फीयर आ रहा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से गैसेस की कंपोजिशन की जो एटमॉस्फेयर की हैं। जैसे कि यहाँ पे मेनली आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा 78%, ऑक्सीजन मिलेगी आपको लगभग 21%, आर्गन मिलेगी 0.93% और CO2 मिलेगी 0.04%। हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली दो ही गैसेस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। याद रखना जो सॉइल एयर का कंपोजिशन है वो थोड़ा सा आपका अलग होता है एटमॉस्फेयर से। वहाँ पे आपको CO2 की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है और ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी चल रही है वो मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेती है, और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी और जो माइक्रोब्स हैं मेनली उनका जो आपका रेस्पिरेशन वगैरह हो रहा है, और जो रूट्स हैं प्लांट्स की उनमें आपका जो रूट रेस्पिरेशन चल रहा है उस सबसे CO2 ऐड हो जाती है सॉइल में। तो ओवरऑल CO2 की मात्रा सॉइल में ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने पिछली वाली क्लास में इन चीज़ों पर डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था। आगे हम बात करते हैं अर्थ के बाहर का। तो हमने देख लिया कि क्या क्या है इसमें, पानी है, ज़मीन है। अब हम बात करने वाली है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर 3 लेयर में डिवाइडेड है। सबसे पहली लेयर जो है सबसे बाहर की वो है क्रस्ट, और जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस आपकी ज़मीन के हिस्से में अलग है, और जो आपका वाटर बॉडीज़ है जो आपका समुद्र वाला भाग है वहाँ पे मेनली इसकी थिकनेस अलग होती है। जैसे कि सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन है, ये तो आपको पता ही है। ओशंस में अगर हम देखें तो क्रस्ट की थिकनेस आपकी लगभग 5 से 11 किलोमीटर ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे मेनली आपका पानी है, तो ज़्यादातर गहराई में आपका पानी ही देखने को मिलता है। तो जो मेनली नीचे की ज़मीन का भाग है वो लगभग 5 से 11 किलोमीटर की थिकनेस का है। लेकिन अगर आप देखोगे प्लेनर रीजन में या पहाड़ वगैरह का पूरा, तो वहाँ पे मेनली आपका समुद्र का तो चक्कर ही नहीं है, मेन वहाँ पे ज़मीन ही ज़मीन है। तो टोटल आपका लगभग 35 से लेकर के 56 किलोमीटर तक गहराई बैठती है। यहाँ पे जो रॉक की डेंसिटी है वो आपकी लगभग 2.6 से 3 के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे बाहर वाला पोर्शन हमारा क्रस्ट है। अब हम गहराई में थोड़ा सा अंदर बढ़े, 2900 किलोमीटर तक की थिकनेस आपको देखने को मिलेगी मेंटल की क्रस्ट के बाद। यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग जो है मिक्स्ड मेटल्स देखने को मिलेंगे, सिलिकेट्स हैं या कुछ अल्ट्रा बेसिक रॉक्स हैं जिनकी डेंसिटी लगभग 3 से लेकर के 4.5 के आसपास होती है। ध्यान रखना गहराई के साथ डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम गहराई पे जाते जा रहे हैं, क्रस्ट से लेकर के कोर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फिर आखिरी जो सबसे इनर मोस्ट है वो है आपका कोर। हाईएस्ट टेम्परेचर होता है यहाँ पे और हाईएस्ट यहाँ पे ग्रेविटी लग रही होती है। ये इनर मोस्ट पोर्शन है, लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास की थिकनेस है इसकी। ये आपका बना हुआ है मेनली हैवी मेटल्स जैसे कि निकल है, आयरन है। निकल आयरन मेनली आपको देखने को मिलेगा इस मोल्टन कोर में। ये पूरा का पूरा एक तरीके से मोल्टन कोर है। एवरेज डेंसिटी कितनी होती है? लगभग 9 से 12। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना कि टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रही है आउटर क्रस्ट से लेकर के इनर कोर तक। तो ये हमने देखा। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो क्रस्ट है वो मेनली किन किन एलिमेंट्स का मिलकर के बना हुआ है, यानी कि एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है अर्थ क्रस्ट का। तो अभी तक जो हमारे नॉन एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 106। इन 106 में से जो क्रस्ट है वो मेनली 99% मेनली 8 एलिमेंट का मिलकर के बना हुआ है। 8 मेनली 8 एलिमेंट है 106 में से, जो लगभग 98.6 से लेकर के 99% पूरे क्रस्ट का पोर्शन बनाते हैं, फॉर्म करते हैं बाय वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। लगभग आपके 16 किलोमीटर की गहराई तक ये एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं।
तो परसेंटेज बाई वेट मेंशन कर रखा है सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है नॉन मेटल, एक है मेटल। 3/4 भाग पूरे का नॉन मेटल बनाते हैं और बचा हुआ 1/4 भाग जो है क्रस्ट का, वो मेटल्स का फॉर्म होता है। तो 3/4 पोर्शन जो है टोटल, उसमें क्या क्या है नॉन मेटल में, एक तो ऑक्सीजन है और एक सिलिकॉन है। ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगी लगभग आपकी O2 माइनस की फॉर्म में 46.7%, 46.60%। और जो सिलिकॉन है वो Si4 प्लस की फॉर्म में 27.72% देखने को मिलेगा। ये दोनों अकेले 3/4 पोर्शन बना रहे हैं पूरे क्रस्ट का। बचा हुआ 1/4 पोर्शन आपका मेटल्स का है, जिसमें आपका Al3 प्लस 8.13%, फिर आयरन Fe2 प्लस की फॉर्म में 5%, कैल्शियम अपने टाइप पॉजिटिव आयन की फॉर्म में 3.63%, सोडियम Na प्लस की फॉर्म में 2.83%, पोटेशियम आपका K प्लस की फॉर्म में 2.59%, मैग्नीशियम अपने डाई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में 2.09%, और कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो 1.41% देखने को मिलती हैं। ये एवरेज कंपोजिशन है कि पूरे क्रस्ट में मेनली आपका है क्या, तो मेनली आपके नॉन मेटल है 3/4 और बचा हुआ 1/4 आपके मेटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक क्लासिफिकेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये गोल्ड स्पिमेट्स क्लासिफिकेशन। अब हम एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं उनके बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे। जैसे कि एक वो एलिमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं और कुछ स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजनाइन और सिलिकेट्स। ये मिट्टी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्टिव है और बना रहे हैं स्टेबल कंपाउंड। ये ऑक्सीजनाइन और सिलिकेट्स स्टेबल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो एक होते हैं चैल्कोफाइल। चैल्कोफाइल क्या होते हैं? चैल्कोफाइल वो एलिमेंट्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे सल्फर के साथ में, जैसे कि सल्फर है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, ये सब क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं सल्फर के साथ में। इनको हम बोलते हैं चैल्कोफाइल। चैल्कोफाइल के अलावा एक और कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं साइड्रोफाइल। ये आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटेलिक बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और ये आपको मेनली मोल्टन आयरन में देखने को मिलेंगे। अर्थ कोर वगैरह में भी साइड्रोफाइल आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, गोल्ड है। जैसे आयरन है, दूसरे आयरन के एटम्स के साथ में मेटेलिक बॉन्ड बना लेता है। निकल के पास भी प्रॉपर्टी है, कोबाल्ट भी यही करता है, गोल्ड में भी यही होता है। इसके अलावा आपके कुछ वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी है कि वो गैसियस फेज में ही आपको देखने को मिलेंगे एटमॉस्फेयर में। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एटमॉस्फाइल। जैसे कि नाइट्रोजन है, गैसियस फॉर्म में ही देखने को मिलती है। आर्गन है, नियॉन है, ये आपके इनर्ट गैसेस हैं दोनों। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में है। एक आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, उन्हें हम बोलते हैं बायोफाइल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके एक्यूमुलेट हो गए हैं और उनके साथ में एसोसिएटेड है, उनके स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है वो। जैसे कि स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस आपके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ पर आपको एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स आपको मेनली देखने को मिलेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है, वहाँ पर आपको मिलेंगे। डीएनए में आपको मिलेगा फॉस्फोरस। इसके अलावा अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कैटेगरी हो गई हमारी बायोफाइल की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिल रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है, वो हैं आपके बायोफाइल। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो, प्रोटीन्स वगैरह, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बात करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि रॉक का मतलब क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा मिनरल जब एग्रीगेट होते हैं तो पत्थर बनता है। तो रॉक आपका एक नेचुरली अकरिंग हार्ड एग्रीगेट होता है दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स का एक हार्ड एग्रीगेट जो है, जो नेचुरली अकर हो रहा है, उसे हम रॉक बोलते हैं। रॉक की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। PETROLOGY, ये एल है ना।
ये हो गई आपकी टेरोलॉजी मेनली, ये हो गई स्टडी ऑफ रॉक। अब ये जो टेरोलॉजी है ये आपकी दो कैटेगरी में डिवाइड करी गई है। एक जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं उनके डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर, वो टेरोग्राफी हो गई, और एक हो गया टेरोजेनेसिस जो कि रॉक की स्टडी होती है ओरिजिन के बिहाफ पर। एक रॉक की स्टडी हो गई उसके डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर टेरोग्राफी, और एक हो गई उसकी ओरिजिन के बिहाफ पर जो कि हो गया टेरोजेनेसिस ये। और जब हम सॉइल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी की बात कर रहे थे। सॉइल का ओरिजिन किस तरीके से हुआ वो सब आपका पेडोलॉजी में आता है, और वो क्या क्या सॉइल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको इम्प्रूव करके हम अपना क्रॉप कल्टीवेशन वगैरह बेहतर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इडेफोलॉजी। तो वहाँ पे भी हम पेडोलॉजी इडेफोलॉजी की बात कर रहे थे। टेरोलॉजी आपकी जो है रॉक्स की स्टडी हो गई। इसमें दो कैटेगरी बताई थी आपको कि एक टेरोग्राफी हो गया, एक टेरोजेनेसिस हो गया। टेरोग्राफी का मतलब हो गया स्टडी रॉक्स के डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे, और टेरोजेनेसिस हो गया ओरिजिन के बिहाफ पे। अब याद रखना जेनेसिस यानी कि जनरेशन के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से तीन मेन कैटेगरी बनाई गई हैं रॉक्स की जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि जेनेसिस का मतलब हो गया जनरेशन, तो जनरेशन के बिहाफ पे तीन मेन कैटेगरी हो गई रॉक्स की। वो क्या क्या है? जैसे सबसे पहली कैटेगरी होती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आपके वो रॉक होते हैं जब मैग्मा आपका या तो अर्थ के अंदर कूल हो धीरे धीरे, या फिर आपका अर्थ की सरफेस पर ठंडा हो, तब जो रॉक की फॉर्मेशन होती है उसे अब इग्नियस रॉक बोलते हैं। और याद रखना अर्थ के अंदर जो मेनली मोल्टेन रॉक है उसको हम मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही वो बाहर आ जाएगा और अर्थ क्रस्ट पर फ्लो करने लगेगा तब हम उसको लावा बोलेंगे। तो इग्नियस रॉक या तो आपका लावा जब सरफेस पर कूल हो रहा है उसकी वजह से फॉर्म होंगे, या अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा की कूलिंग हुई बहुत लंबे समय में जाकर धीरे धीरे उससे आपके इग्नियस रॉक फॉर्म होंगे। तो इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें, दे आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। जो मोल्टन मैग्मा है जब वो आपका ठंडा होता है, मैग्मा है ही क्या, देखो अर्थ क्रस्ट में आपका जो नीचे का पोर्शन है मेनली अर्थ का कोर है, अर्थ के कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। मेंटल पोर्शन में आपके रॉक्स होते हैं। अब जो रॉक्स हैं हाई प्रेशर और हाई हीट की वजह से, और प्रेशर वहाँ पे इसलिए बन जाता है क्योंकि अंडरग्राउंड जो वाटर रिजर्वायर है वहाँ से पानी सीप होके नीचे चला जाता है, फिर वो वहाँ पे स्टीम की फॉर्मेशन होती है, प्रेशर बढ़ता है, कोर की तरफ से हीट भी आ रही है, तो हाई प्रेशर और हाई हीट की वजह से वो जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो आपके हो जाते हैं लिक्विफाई, और एक आपका मोल्टन मास बन जाता है जिसको मेनली हम बोलते हैं मैग्मा। फिर वो आपका वॉल्केनिक इरप्शंस के ज़रिए बाहर इरप्ट होता है, इरप्ट होने के बाद में जब वो सरफेस पे मूव करता है तब हम उसको लावा बोलते हैं। तो ये जब आपके मोल्टन मैग्मा की कूलिंग होती है ना, सॉलिडिफिकेशन होता है, तो उसके बाद में इग्नियस रॉक फॉर्म होता है, और हमारा जो 95% से ज़्यादा का क्रस्ट है वो पूरा का पूरा हमारा इसी इग्नियस रॉक का बना हुआ है। इग्नियस रॉक याद रखना मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं, पूरे क्रस्ट का 95% पोर्शन बनाए हुए हैं, और नॉन लेमिनर है। आपने फिजिक्स में दो तरीके के फ्लो पढ़े होंगे, एक लेमिनर और एक नॉन लेमिनर। लेमिनर का मतलब होता है स्लो स्पीड पे जब फ्लूइड पैरेलली लेयर बाय लेयर मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं मेनली लेमिनर फ्लो। तो यहाँ पे मेनली जो फ्लो रहता है पूरे के पूरे मोल्टन मैग्मा का वो होता है नॉन लेमिनर। तो ये आपके जो रॉक्स बनेंगे कूल होने के बाद में वो होते हैं नॉन लेमिनर मैसिव स्ट्रक्चर हैं ये, जो कि पूरे क्रस्ट का 95% पोर्शन बना रहे हैं। इग्नियस रॉक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला इनके ओरिजिन के बिहाफ पे और एक इनका केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे। केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे कैटेगरी तीन बनती हैं, एसिड, एक न्यूट्रल रॉक होते हैं और एक होते हैं बेसिक रॉक। मोड ऑफ ओरिजिन के बिहाफ पे रॉक की दो कैटेगरी बनती हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव यानी कि आपका प्लूटोनिक रॉक, और एक होते हैं एक्सट्रूसिव यानी कि वॉल्केनिक रॉक। तो एक हो गई प्लूटोनिक और एक हुए वॉल्केनिक। पहले हम बात करते हैं ओरिजिन के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन। हमने देखा था कि इंट्रूसिव या प्लूटोनिक पहली कैटेगरी थी जब हम बात कर रहे थे इग्नियस रॉक की क्लासिफिकेशन की ओरिजिन के बिहाफ पे। तो जब सॉलिडिफिकेशन होगा सरफेस पर, सरफेस के बीनीथ नीचे, सॉलिडिफाइड डीप बीनीथ द सरफेस, जब आपका जो मैग्मा है वो आपका अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया लेकिन बहुत धीरे धीरे,
बहुत धीरे धीरे आपकी कूलिंग होगी, और इस बहुत धीरे धीरे जो कूलिंग होगी इससे क्या होता है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन जब आपका अर्थ सरफेस के अंदर हो रहा है और वो भी बहुत धीरे धीरे, तो उससे बनते हैं बड़े बड़े क्रिस्टल्स। और ये जो आपका रॉक तैयार हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे प्लूटोनिक। जैसे कि जो ग्रेनाइट है वो आपका एग्जाम्पल है प्लूटोनिक रॉक का। एक ये होता है कि जब आपको सॉलिडिफिकेशन अर्थ सरफेस पर हो, किस चीज़ का? लावा का, क्योंकि सरफेस पर जब फ्लो करेगा तब हम उसको लावा बोलेंगे, और जब वो अर्थ के अंदर है तो वो आपका मैग्मा है। तो मैग्मा की कूलिंग होती है धीरे धीरे, और स्लोली कूलिंग होगी तो उसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे, और वो आपका रॉक कहलाता है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, जिसका एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट। और वॉल्केनिक इग्नियस रॉक आपके वो हैं जब लावा आपका अर्थ की सरफेस पर बहुत जल्दी रैपिडली कूल हो जाता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है बेसाल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्मा जैसे मैंने बताया कि मोल्टन रॉक जो आपका अर्थ सरफेस के अंदर है, और लावा मोल्टन रॉक जो आपका बाहर इरप्ट हो चुका अर्थ सरफेस पे फ्लो कर रहा है। और लावा या मैग्मा ये जो है, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमारे ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर है, और नीचे आपको पता ही है कि गहराई के साथ टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो जो मेंटल में रॉक्स हैं उनका टेम्परेचर आपका काफ़ी ज़्यादा है, नीचे से हीट लगातार मिल रही है कोर की तरफ से, और वाटर भी सीप होके नीचे चला जाता है, फिर वो प्रेशर बनता है और हीट भी मिल रही है, उसकी वजह से क्या होता है, पत्थर आपके पिघल जाते हैं। फिर कोई भी अल्टीमेटली उन्हें रास्ता मिलेगा तो वो ऊपर की तरफ आकर के एरोप्ट हो जाएंगे। वो होता है आपका मेनली मोल्टन मास होता है रॉक्स का, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। फिर अगर हम देखें तो दूसरी जो हमारी क्लासिफिकेशन थी वो मेनली थी केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था कि 3 कैटेगरी में रॉक्स को हमने डिवाइड किया था इग्नियस रॉक्स को। एक होते हैं एसिडिक, एक होते हैं न्यूट्रल, और एक होते हैं एसिडिक, एक होते हैं न्यूट्रल, और एक होते हैं बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक हमारे इग्नियस में वो रॉक्स होते हैं जिनमें सिलिका यानी कि SiO2 की मात्रा 67 से लेकर के 75% आपको देखने को मिले। और सिलिका क्या है? सिलिका रेत है। रेत की मात्रा अगर बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी पत्थर में। जैसे कि रेत की मात्रा अगर आपकी रॉक में, इग्नियस रॉक में 67 से लेकर के 75% तक आ रही है तो वो एक एसिडिक रॉक होगा। जैसे कि ग्रेनाइट, अगर मात्रा आपकी रेत की यानी कि SiO2 की सिलिका की 55 से 65% है तो वो एक न्यूट्रल या इंटरमीडिएट रॉक है, जैसे कि डायोराइट हो गया, एंडसाइट हो गया। और अगर सिलिका का अमाउंट 40 से 55% तक है तो वो एक बेसिक रॉक होगा, यानी कि बेसाल्ट और गैब्रो, इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये याद रखना। उसके बाद में एक कैटेगरी होती है जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्स का मतलब ही क्या है? जो चीज़ें आपके नीचे डिपॉजिट हो गई वो आपके सेडिमेंट कहलाते हैं। तो कंसोलिडेशन का मतलब हो गया एक तरीके से इकट्ठा होना। तो सेडिमेंट्स जब आपके एक साथ यूनाइट जब हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे, तब फॉर्मेशन होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स की। जो पेरेंट मटेरियल है या जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स थे बड़े बड़े, उनकी वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद में जो मटेरियल है वो आपका कहीं पे जाके डिपॉजिट हो गया, और आपस में जुड़ करके एक साथ कंसोलिडेट होकर के उसने सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन कर दी। 4 स्टेज में मेनली सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सबसे पहले जो पहले से रॉक्स थे एज अ पेरेंट मटेरियल का काम करेंगे, और वो वेदरिंग होगी। वेदरिंग के बाद में मटेरियल कहीं पे ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पे वो कंसोलिडेट होगा और सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, हार्ड हो जाता है फिर ये पूरा का पूरा मास एक साथ। आगे हम बात करें तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये आपके लेयर बाय लेयर फॉर्म होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही क्या है? जैसे कि जंगल में अगर आप जाओगे, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत अच्छा स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम जंगल में देखें तो सबसे नीचे हमें घासें देखने को मिलती हैं, उसके अलावा हमें फिर हर्ब देखने को मिलते हैं, फिर हमें एक लेवल श्रब का देखने को मिलता है, फिर कुछ स्मॉल साइज़ के प्लांट्स होते हैं, फिर थोड़े मीडियम प्लांट्स होते हैं, फिर एक बहुत बड़े पेड़ होते हैं जो फॉरेस्ट कैनोपी बनाने का काम करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये जो हमारे
रॉक्स हैं, ये वाली सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी हमारी क्या है, लेयर बाय लेयर बनती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अब बाकी जो सेडिमेंट्री रॉक है इसकी फर्दर 3 और क्लासिफिकेशन दे रखी हैं। पहला तो ये कि ये अगर आपके मैकेनिकली बने तो मैकेनिकली फॉर्म्ड कहलाएंगे। जैसे कि मान लो जो रॉक फ्रेगमेंट है मेनली, वो ब्रेक होकर के कहीं पे आपका डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट होकर के एक साथ कंसोलिडेट होकर के फॉर्मेशन हो गई। जैसे कि आपका सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन शेल। एक वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक जो आपके केमिकली बनते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन की वजह से या एवोपरेशन की वजह से जो डिज़ोल्व मिनरल्स हैं वो आपके जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो कंसोलिडेट होकर के सीधे सीधे सेडिमेंट्री रॉक बना लेंगे। जैसे कि जिप्सम हो गया, हेलाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया। प्रेसिपिटेशन का मतलब समझ रहे हो? प्रेसिपिटेशन का मतलब बताया था मैंने, वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन के बाद में, कंडेंसेशन की कोई सी भी फॉर्म वाटर वेपर्स की जब अर्थ सरफेस पर गिरेगी ग्रेविटी की एक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वाटर वेपर्स की कोई सी भी कंडेंस फॉर्म जो अर्थ सरफेस पर गिर रही है ग्रेविटी की एक्शन में बादल से, वो आपकी कहलाती है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन या फिर एवोपरेशन की वजह से जो डिज़ोल्व मिनरल्स हैं वो आपके मेनली जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कंसोलिडेट होकर के फॉर्मेशन हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक की केमिकली। जैसे कि जिप्सम हो गया, हेलाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे एवोपरेशन क्यों कह रहे हैं? देखो, एवोपरेशन आपका होगा तो उससे पानी के साथ में कैपिलरी इफेक्ट की वजह से ये एलिमेंट्स जो हैं मेनली सरफेस के नियर आ सकते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर फॉर्म कर लेंगे सेडिमेंट्री रॉक को, जैसे कि जिप्सम, हेलाइट वगैरह बन जाएगा। तीसरी बात करें तो आपके सेडिमेंट्री रॉक ऑर्गेनिकली भी बनते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर जो है प्लांट्स या एनिमल रेसिड्यू का, जो प्लांट्स और एनिमल्स रिमेन है, इनके जो रिमेन्स हैं जब आपकी एनारोबिक कंडीशन में एक साथ कंसोलिडेट होते हैं तब फॉर्मेशन होती है कोल की। जैसे कि एंथ्रासाइट कोल, लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट है या एंथ्रासाइट कोल है, ये आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है जो कि आपके ऑर्गेनिकली बने हैं। जब आपका ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक रिमेन जो है प्लांट और एनिमल का वो एनारोबिक कंडीशन में कंसोलिडेट होगा तब बनेंगे। सेडिमेंट्री के अलावा एक कैटेगरी हमारी होती है मेटामॉर्फिक की। इग्नियस या सेडिमेंट्री में मॉडिफिकेशन से मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन होती है, ये बात ध्यान रखना। मेटामॉर्फिक रॉक आपके तब फॉर्म होते हैं जब पहले से एग्जिस्टिंग इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक में फिजिकल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली हाई प्रेशर और हाई हीट की वजह से, ड्यू टू एक्सट्रीम इंटरनल हीट और प्रेशर की वजह से, या फिर आपके कुछ केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स की वजह से, तब हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन होती है। मेटामॉर्फिक रॉक भी आपके कई तरीके के होते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है मेटामॉर्फिक रॉक की, यानी कि मेटामॉर्फिज्म, ये आपकी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है। जैसे कि एक होता है थर्मल, यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन हुई, लेकिन ये फॉर्मेशन हुई ड्यू टू हीट, यानी कि जो मॉडिफिकेशन हुई है सेडिमेंट्री और इग्नियस में वो हीट की वजह से मॉडिफिकेशन हुई, तब कहीं जाके आपके मेटामॉर्फिक रॉक बने, तो वो मेटामॉर्फिज्म हमारी हो गई थर्मल। या फिर एक रीज़न हो सकता है कि फॉर्मेशन का रीज़न आपका हाई हीट और प्रेशर दोनों रहा, तो वो हो जाएगा आपका डायनेमोथर्मल। जब मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन के लिए यानी कि मेटामॉर्फिज्म के लिए फैक्टर हाई हीट और प्रेशर दोनों ही थे। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक की कुछ कॉमन कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं और क्या उनका सॉइल की प्रॉपर्टीज में रोल है वो देखते हैं। जिसकी पहला है जेनेसिस। ये जो है जेनिस, ये आपका हल्के रंग का होता है, लाइट कलर्ड बैंडेड रॉक, मोस्टली ग्रेनाइट का बनता है। एक आपका आता है स्किस्ट, फोलिएटेड है ये, फोलिएटेड स्ट्रक्चर, या मेनली कह सकते हो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। फ्लैक्स देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे, काफ़ी फ्लैकी और लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये मेनली आपका माइका में रिच होता है। जैसे माइका का अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो जब एक्सट्रैक्शन होता है तो मेनली वो प्लेट्स की फॉर्म में होती है, लेयर बाय लेयर, जो उसको निकालते हैं अर्थ क्रस्ट में से। तो कुछ उसी तरीके से ये भी है, कुछ उसी तरीके से आपका ये स्काइस्ट आपको मेनली देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें
तो ये हमने देख लिया कि ये वाला जो हमारा स्किस्ट था ये लेयर्ड फॉर्म में था, यानी कि फ्लैकी था, यानी कि मल्टीपल आपको यहाँ पे लेयर फॉर्म में ये देखने को मिलेगा, बिल्कुल माइका की तरह। और ये मेनली माइका में ही आपका रिच होता है, याद रखना, ठीक है ना। रैपिड यहाँ पे वेदरिंग होती है, वाया लेमियस क्लीवेजेस प्रोड्यूसिंग सॉइल्स हाई इन वर्मिकुलेट एंड क्वार्ट्स, यानी कि इसकी मेनली जब आपकी वेदरिंग होगी तो सॉइल में मेनली जो इंक्रीज आएगा वो क्वार्ट्स का आएगा, जो कि वेदरिंग के प्रति बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। और साथ में वर्मिकुलाइट का भी जो एडिशन है वो सॉइल में होगा। वर्मिकुलाइट आपका सॉइललेस मीडिया के तौर पर भी काम करता है, ये याद रखना। परलाइट है, वर्मिकुलाइट है, इन चीज़ों को हम सॉइललेस मीडिया के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं, स्पेशली सीडलिंग प्रिपरेशन में वर्मिकुलाइट का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके मेनली जब वेदरिंग होगी तो वेदरिंग से आपका मेनली वर्मिकुलाइट और क्वार्ट्स की मात्रा जो है वो बढ़ती है। तो ये हमने देखा। उसके बाद में हम आगे बात करें तो फिर आपका आ जाएगा स्लेट। स्लेट जो है ये भी आपका एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक ही है, हार्ड एंड मेटामॉर्फिक, जो कि आपका शेल से बना है या फिर मड स्टोन से बना है। एक क्वार्ट्जाइट होता है जो कि रिक्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज सैंडस्टोन है, क्वार्ट्ज सैंडस्टोन जो दोबारा से क्रिस्टलाइज हो गया है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के प्रति, हमने क्वार्ट्ज की वैसे भी नेचर देखी थी कि वो आपको वेदरिंग के प्रति रेजिस्टेंट होता है। शैलो लाइट टेक्सचर की सैंडी सॉइल बना लेता है ये। सैंडी सॉइल मतलब जिसमें रेत की मात्रा अधिक है, और रेत क्या है, SiO2। इसके अलावा एक मार्बल होता है, ये भी आपका मेटामॉर्फोसाइज्ड हार्ड एंड लाइम स्टोन होता है, या फिर आपका डोलोमाइट होता है। यानी कि लाइम स्टोन और डोलोमाइट में मिली मॉडिफिकेशन से आपका मार्बल तैयार हो जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक के केस में मैंने बता ही दिया कि मॉडिफिकेशन दो तरीके से होगी, या तो फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर जिम्मेदार होगा या फिर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों। आगे हम बात करें तो हम बात करते हैं मिनरल्स की, जिन मिनरल से आपके रॉक्स फॉर्म होते हैं। मिनरल अपने आप में क्या होता है, मिनरल अपने आप में नेचुरली अकरिंग है, नेचर में अपने आप देखने को मिल रहा है, इनऑर्गेनिक है, सॉलिड होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंसेस होती है, यानी कि बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, अपना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, और ऑर्डरली इंटरनल एटॉमिक जियोग्राफिक अरेंजमेंट होता है, यानी कि अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो एटम्स का बिल्कुल एक ऑर्डरली अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जितने भी मेनली आपके मिनरल्स होते हैं उनमें लगभग 90% की अगर मैं बात करूँ तो जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है वो होता है आपका सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन। ज़्यादातर मेनली मिनरल्स में आपको रेत तो देखने को मिलेगी, ऐसा ही होगा। सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन 90% से ज़्यादा या 90% जो अर्थ के मिनरल हैं उनका फाउंडेशन का स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें मेनली होता है क्या, द एब्सोल्यूट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो मेनली सिलिकेट के मिनरल्स का है वो है आपका सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन। इसमें एक सिलिकन का एटम आएगा, सिलिकन का कैटायन SiO4, और इसके चारों तरफ आपके 4 ऑक्सीजन के एनायन आ जाएंगे O2-। बीच में आपका सिलिकन का अपने 4 पॉजिटिव चार्ज के साथ बीच में मौजूद है, और इसके चारों तरफ एनायन है कितने, 4 ऑक्सीजन के एनायन O2-। और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका बनता है जिसकी वजह से हम इसे सिलिकन टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन। एक स्टेबल जियोमेट्रिक फॉर्म बन जाती है, एक नेट स्ट्रक्चर आपका बनता है नेगेटिव चार्ज के साथ में, जिस पर 4- का नेगेटिव चार्ज होगा। बीच में आपका सिलिकन आएगा, सिलिकन के चारों तरफ 4 आपके ऑक्सीजन के एनायन हो गए, और टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, और इस पूरे के ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि होगा -4। ये याद रखना। तो मिनरल्स की भी हमने बात करी कि भाई नेचुरल अकरिंग थे, एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल एक फिक्स होता है, होमोजीनियस होते हैं, कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है। अब हम जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ओरिजिन के बिहाफ में मिनरल दो तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी मिनरल आपके वो मिनरल हैं जो कि आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से में देखने को मिल रहे हैं। जो मिनरल्स आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिल रहे हैं उन्हीं से डायरेक्टली इनहेरिट हुए हैं, यानी कि उन्हीं से मेनली निकल करके आए हैं, वो आपके क्या हैं, प्राइमरी मिनरल हैं। ये मेनली डोमिनेट करेंगे सैंड एंड सिल्ट फ्रैक्शन सॉइल का।
सॉइल में कितना आपका सिल्ट का फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, कितने उसमें आपको सैंड यानी कि रेत की मात्रा देखने को मिलेगी, वो डिपेंड करेगा प्राइमरी मिनरल्स पर। प्राइमरी मिनरल्स का ओरिजिन क्या है? प्राइमरी मिनरल्स आपके मेनली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से आ रहे हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया जो कि आपका वेदरिंग के प्रति बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। फ्लेडस्पार हो गया, माइका की हमने बात करी भी थी, ये आपको प्लेट की फॉर्म में देखने को मिलेगा। एक होती है सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल क्या है? जो कि आपके लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर मेनली आपके बनते हैं थ्रू द वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स थे, प्राइमरी मिनरल्स आपके वो मिनरल्स थे जो कि आपके मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में आपको देखने को मिल रहे थे। इन रॉक्स की वेदरिंग होगी और लो टेम्परेचर और प्रेशर पर आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी सेकेंडरी मिनरल्स की। और ये सेकेंडरी मिनरल्स एक्चुअल में क्ले मिनरल्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। मेनली क्ले फ्रैक्शन को डोमिनेट करते हैं। इसमें आते हैं आपके क्ले मिनरल्स जैसे कि कायोलिनाइट और आपका इलियाइट। इसके अलावा आयरन ऑक्साइड्स भी आपके इसमें आ जाएंगे सेकेंडरी मिनरल्स में। सरपेंटाइन है। एक क्लासिफिकेशन आपकी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बिहाफ पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब पानी के साथ हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऊपर हमने लिखा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे हमने लिखा डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आपकी हो जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी के बिहाफ पे सबसे पहले कैटेगरी है लाइट मिनरल्स। लाइट मिनरल्स आपके वो मिनरल्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से कम होती है और ये मेनली सॉइल का मेजर फ्रैक्शन बना रहे हैं। जैसे कि क्वार्ट्ज है 2.65 है, इसकी 2.85 से कम है। फ्लेडस्पार है, इसमें भी 2.6 है। और ये मेजर पोर्शन यानी कि जो बल्क है सॉइल का वो बना रहे हैं, मेजर पार्ट बना रहे हैं। हैवी मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकी 2.85 से ज़्यादा स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे हेमेटाइट है 5.3 होती है, पायराइट है 5 के आसपास है। इसके अलावा ओलिवीन है, हॉर्नब्लेंड है, ओगाइट है, ओगाइट। ये तो हमने लाइट मिनरल और हैवी मिनरल देखा कि मेन फ्रैक्शन सॉइल में लाइट मिनरल का हमें देखने को मिल जाता है जिसमें क्वार्ट्स वगैरह आ जाते हैं। एक क्लासिफिकेशन है आपकी, अब देखो कुछ ये तो हमने मेनली क्लासिफिकेशन देखी, अब एक हम कुछ मिनरल्स के ग्रुप्स को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है और उनका सॉइल में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि एक आता है हमारा फ्लेडस्पार, एक आता है हमारा फ्लेडस्पार। फ्लेडस्पार क्या होता है? फ्लेडस्पार याद रखना एनहाइड्रस एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। ये मोस्ट अबंडेंट मिनरल ग्रुप है आपका क्रस्ट में। फ्लेडस्पार एनहाइड्रस यानी कि पानी एब्सेंट है, एल्यूमिनो सिलिकेट मोस्ट अबंडेंट मिनरल ग्रुप है ये क्रस्ट का। इसमें मेनली दो कैटेगरी आती है जिसके पोटेशियम फ्लेडस्पार और एक आपका प्लेगियोक्लेस फ्लेडस्पार। पोटेशियम फ्लेडस्पार में क्या है? ये ऑर्थोक्लेस और माइक्रोक्लाइन होता है। मेनली इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है KLSI3O8। और ये सॉइल में पोटेशियम का रिच सोर्स है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉइल में पोटेशियम का जो रिच सोर्स है वो आपका कौन सा फ्लेडस्पार है? वो है आपका पोटेशियम फ्लेडस्पार। और जो प्लेगियोक्लेस फ्लेडस्पार है ये आपका एक सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज है बिटवीन आपका ये एंथ्रोलाइट, बिटवीन एंड एंथ्रोलाइट। जो प्लेगियोक्लेस फ्लेडस्पार भी एक आपका ये होता है। इसकी वजह से सॉइल में मेनली आपका कैल्शियम की रिचनेस निकल करके आती है, ये आप याद रखना। एक सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज है बिटवीन एंड एंथ्रोकेलाइट। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे मेनली थोड़ा सा सेंटेंस में मेनली मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं सही कर दूंगा। मेनली आपका ये क्या है कि कैल्शियम में रिच है मेनली। आगे हम बात करते हैं कि ये वेदर करता है मोर रैपिडली देन ऑर्थोक्लेस। अच्छा, जो भी मिनरल है ना उन मिनरल्स में कौन किसका ये जो पूरा ऑर्डर है वेदरिंग का कि कौन ज़्यादा आपका वेदरिंग के प्रति ससेप्टेबल है, कौन कम ससेप्टेबल है, इसका पूरा का पूरा मैं एक सीक्वेंस आखिर में दे दूँगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक आपको क्वार्ट्स की हम बात करते हैं तो क्वार्ट्स हमने देखा था SiO2, ये आपका क्वार्ट्स है डेंसली पैक्ड। अच्छा, SiO2 सिलिका, इसी को मेनली हम क्वार्ट्स बोलते हैं, याद रखना। डेंसली पैक्ड है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और कम्प्लीटली फ्री है आपका एलिमेंटल सब्स्टिट्यूशन से। अच्छा, वेदरिंग के प्रति भी ये रेजिस्टेंट होता है, धीरे धीरे बिल्टअप होता रहेगा ओवर टाइम
और सैंडी सॉइल मेनली बना लेगा। सैंडी सॉइल होती ही वो है जिनमें रेत की मात्रा अधिक है। रेत यानी SiO2 और SiO2 ही हमारा होता है क्वार्ट्स। तीसरा माइका की हमने बात करी कि ये आपका लेयर सिलिकेट होते हैं। दो कैटेगरी हैं, एक होता है सफ़ेद माइका जिसे हम बोलते हैं मस्को वाइट, ये आपका वेदरिंग के प्रति हाईली रेजिस्टेंट है। और एक और माइका होती है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक माइका, वो होती है बायोटाइट। ये हैवी फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर रखती है, बहुत ही रैपिडली आपकी वेदर कट जाती है कंपेयर टू मस्को वाइट यानी कि वाइट माइका होती है। एक कैटेगरी का मिनरल है हमारा पायरोक्सिन एंड एफिलो ये एफिबोलिस, ये मेनली आपके इनोसिलिकेट्स होते हैं। फेरोमैग्नीशियन जो आपका हैवी मिनरल है मेनली मेड ऑफ लिंक्ड सिलिका चेन्स। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाली जो दो कैटेगरी हैं पायरोक्सिन और एम्फीबोल्स, यहाँ पे मेनली आपको सिलिका की चेन्स देखने को मिलती हैं। अब वो सिंगल चेन है या डबल चेन है उस बिहाफ पे कैटेगरी है, जिसकी पायरोक्सिन में अगर हम देखें तो सिंगल चेन देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है ऑगाइट का, ये आपका मोर बेसिक है कैरेक्टर में, और इसका जो मेनली वेदरिंग है वो आपकी ज़्यादा है, रैपिडली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक हमारा एम्फीबोल्स है जिसमें आपका डबल चैन है, जैसे कि आपका हॉर्न ब्लेंड, ये आपका थोड़ा फास्ट, जो मेनली मॉडरेटली फास्ट ही आपका थोड़ा वेदर करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आप ये देखो कि जो ऑर्डर है वो क्या है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिखा है रेजिस्टेंस का, जिसकी क्वाड्स है वो वेदरिंग के प्रति सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। फिर धीरे धीरे ये घटता जाएगा, मस्को वाइट उससे कम रेजिस्टेंट है, ये उससे कम, ये उससे कम, और जो सबसे आसानी से वेदर कर जाए वो आपका ओलिवीन है। ओलिवीन में वेदरिंग सबसे बेहतरीन तरीके से हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस का लेवल देखो बढ़ रहा है, और क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के प्रति। तो ये चीज़ है, वेदरिंग के प्रति जो रेजिस्टेंस का ऑर्डर है वो ये आपका मेंशन करा गया है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है पूरा का पूरा रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। अब क्योंकि हम भाई एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमारे में जियोलॉजी के लेवल का, केमिस्ट्री के लेवल का बहुत डिटेल में तो हमारे में है नहीं, तो एक बेसिक से हम एलिमेंट्स के बारे में याद रखेंगे और बाकी आगे और भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। धन्यवाद।